नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सीधे वारदात पर आते हैं। आज की जो वारदात है ये दिल दहला देती है ये वारदात, इसलिए क्योंकि जब ये वारदात हुई थी तो जितनी निर्ममता से के साथ इसकी हत्या की गई थी उससे ज़्यादा ही आक्रोश लोगों में तब आया जब इसका डिसीजन आया। इसके डिसीजन ने और ज़्यादा आक्रोश भर दिया लोगों में। उसका कारण क्या था वो मैं वीडियो में सबसे लास्ट में बताऊंगी कि क्यों आखिर जनता इतने आक्रोश में आई। घटना है 2015 की, इंदौर शहर। इंदौर शहर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। बहुत साफ सुथरा सा शहर है, बहुत सुंदर शहर है, ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें। यही की वारदात है और ये वारदात है 2015 की। अब वारदात में आगे जाऊं इससे पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चूँकि परिवार को बड़ा करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। उससे आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और उसके अलावा अगर आपको मेरा ये वारदात कहने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वारदात में चलते हैं। बात है 24 अगस्त 2015 की। इंदौर शहर में एक नगर एरिया है, मित्रबंधु नगर। वहाँ पर एक परिवार रहता है, कविता रैना का परिवार, जिसमें कविता रैना, उसके हस्बैंड संजय रैना, उसकी मदर इन लॉ और 2 बच्चे, ध्रुव और यशस्वी। 5 लोगों का परिवार है, बहुत खुशहाल परिवार है। संजय रैना जो है वो एक मिल में जॉब करते हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं। जो कविता है, कविता घर पर रहती है, बच्चों की देखभाल करती है, साथ में अपने परिवार का ध्यान रखती है। उसके अलावा दोनों बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। ध्रुव जो है वो 9 साल का और जो यशस्वी है वो 6 साल की। अब रूटीन यही था उनके घर का कि सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने जाना बस स्टॉप तक, और उसके बाद छोटी बच्ची पहले आ जाती है 1:30 बजे। तो कविता हमेशा, चूँकि यशस्वी जो थी वो छोटी थी, तो कविता हमेशा उसको लेने जाती है। 1:30 बजे जब वो आती है बस स्टॉप पर तो ये कविता हमेशा उसको बस स्टॉप तक लेने जाती है। जो उसकी मदर इन लॉ है वो घर पर ही रहते हैं। 24 अगस्त 1 बजता है। 1 बजे कविता रैना अपने घर से निकलती है, क्योंकि वो अपना फ़ोन घर पर ही रख देती, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को लेने जाना था। वो बच्चे को लेने जाती है, 1:30 बज जाता है। यशस्वी बस स्टॉप पर उतरती है, लेकिन वो अकेली खड़ी थी। तो वहीं पर ही उनके पड़ोस की एक लेडी थी जो नेबर है, जया। उन्होंने देखा कि यशस्वी अकेले खड़ी हुई है, वो भी अपने बेटे को लेने गई हुई थी। तो उन्होंने यशस्वी को अपने साथ ले लिया और उसको घर पर ड्रॉप कर दिया। जैसे ही वो घर पर पहुंचती है तो जो उसकी सास थी कविता की, वो देखती है कि यशस्वी अकेले आई है। तो वो पूछती है कि कविता कहाँ है। तो जया बताती है कि कविता तो आज आई नहीं। जब वो ये बात बोलती है तो उसकी माँ जो है वो कांता रैना, तो वो कहती हैं कि नहीं, वो लेने गई थी यशस्वी को, 1 बजे वो घर से निकली है। लेकिन जया कहती है कि नहीं, वो बस स्टॉप पर नहीं पहुंची है। उनको लगा कि हो सकता है शायद वो किसी काम में रह गई हो। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उसका घर पर ही था। इसी समय संजय रैना जो है वो लंच में हमेशा घर आते हैं। वो घर आते हैं और पूछते हैं कि कविता कहाँ है। तो वो बताते हैं कि कविता तो घर ही नहीं आई है, वो यशस्वी को लेने गई थी, बेटी को लेने गई थी, और उसके बाद वो घर ही नहीं आई है। इस बात पर संजय भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि वो बेटी को लेने जाए और बस स्टॉप तक ना पहुँचे। तो वो उसको फ़ोन करते हैं। तो फिर पता लगता है कि वो तो घर पे ही है। फिर वो आसपास जितने भी उसके फ्रेंड्स थे कविता के, उनको फ़ोन लगाते हैं। लोकल काफ़ी रिश्तेदार उनके वहीं रह रहे थे, उनको फ़ोन लगा के पूछते हैं, लेकिन कविता का कहीं पता नहीं लगता। और इस तरीके से पूरी शाम हो जाती है। शाम के बाद रात हो जाती है और पूरी रात वो कविता को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कविता का कहीं पता नहीं चलता। 25 अगस्त को वो सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद अपने ही एरिया के जो कनाड़िया पुलिस स्टेशन है उधर जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी मामले को थोड़ा सा गंभीरता से नहीं लेती है, इसलिए क्योंकि उनको ये पता होता है कि अभी मामला है, हो सकता है कहीं चली गई हो।
कई बार होता है कि हम शक कुछ और चीज़ों पर कर लेते हैं। पुलिस वालों ने भी यही सोचा और उन्होंने उसको थोड़ा सा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसी दिन 25 तारीख को उनके पास एक डेड बॉडी आती है और उस डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए वो संजय को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पुलिस स्टेशन में जब संजय आता है और आने के बाद जैसे ही वो उस बॉडी को देखता है तो बॉडी आधी जली हुई बॉडी थी, लेकिन उसके हाथ में एक टैटू था। टैटू को देखकर संजय बोल पड़ता है कि ये मेरी बीवी ही है कविता। और इस तरीके से वो घर आता है और घर में मातम का माहौल छा जाता है। यहाँ पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो शाम को दोबारा से पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उस लेडी से जो भी चीज़ें बरामद हुई थी वो संजय को दिखाई जाती है। जब वो चीज़ें देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। फिर वो पुलिस वालों को बताते हैं कि ये मेरी बीवी नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मेरी बीवी ही नहीं है। तो इस तरीके से वो फिर एक बार सांस लेते हैं कि चलो कम से कम जो भी है पर मेरी बीवी जिंदा है। वो घर आते हैं, फिर उसकी तलाश में लग जाते हैं। इधर पुलिस भी अब एक्टिव हो जाती है। 26 अगस्त 2015 को वहीं के पास में ही एक नाला बह रहा होता है और नाले में वहाँ पर 2 बोरियां जो है वो तैर रही होती हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। तो आसपास के जो लोग हैं वो पुलिस स्टेशन में कॉल कर देते हैं कि यहाँ पर 2 बोरियां हैं और दोनों बोरियों में अजीब सी गंध आ रही है। जब पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुँचते हैं तो वो दोनों बोरियों को बाहर निकलवाते हैं। बाहर निकलवाते ही क्योंकि पुलिस वालों को पता होता है कि किस चीज़ की कैसे स्मेल होती है, क्योंकि उन्हें डेड बॉडी से डेली सामना करना पड़ता है, वो समझ जाते हैं कि इसमें कोई लाश है। जब उसको खोला जाता है तो उसमें से 6 टुकड़े निकलते हैं इंसानी लाश के, और 6 टुकड़ों को देखकर ही पहली नज़र में ही समझ में आ जाता है कि ये किसी महिला की लाश है। वो निकालते हैं, निकालने के बाद वो पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर आने के बाद वो उस डेड बॉडी को प्रॉपर उन टुकड़ों को सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ते हैं, एक पूरी बॉडी बनाते हैं। और उसके बाद फिर संजय को एक बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इस बार जब संजय पुलिस स्टेशन जाता है तो उसके अपनी जो कविता है, कविता के दाहिने हाथ पर ओम राम लिखा हुआ था। तो जैसे ही वो देखते हैं, टैटू को देखते हैं, तो वहाँ वो चीख मार के रोने लग जाते हैं। कहते हैं ये मेरी बीवी है, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में ओम राम लिखा हुआ था। इतनी बात होती है कि वो समझ जाते हैं कि ये उसकी बीवी है। अब उसके बाद पुलिस फिर से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि किसी भारी चीज़ से उस पर पहले हमला किया गया है और उसके बाद फिर उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको किसी इलेक्ट्रिक कटर से या किसी कटर से काटा गया है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। लगभग 177 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लेकिन कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आसपास के कॉल डिटेल सर्च किए जाते हैं, आसपास के लोकेशन में जितने भी कॉल एक्टिव थे उनको सर्च किया जाता है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी सुराग नहीं समझ आ रहा था। पर उसके बाद एक सुराग मिलता है कि कविता को उस दिन बुटीक पर भी जाना था, क्योंकि पास में ही एक बुटीक है जो महेश बैरागी बुटीक का जो ऑनर है वो चलाता था। तो पता लगता है कि कविता ने अपना जो कोई कपड़ा है जो दिया था स्टिचिंग के लिए और उसको लेने जाना था 24 तारीख को ही। तो और उसके बाद पुलिस जब धीरे से इस सब चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि जो महेश बैरागी है, महेश बैरागी के खिलाफ 2014 में भी एक मामला आया था ब्लू फिल्म से रिलेटेड। तो ये मैटर उसका बना था, तो पुलिस को और भी शक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो कविता की एक्टिवा थी, जिस स्कूटी से वो गई थी, उस स्कूटी का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस वालों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो स्कूटी नहीं पता चल रही थी। और यहीं पर ही पहली बार ऐसा होता है कि पूरे इंदौर शहर की पुलिस जो है वो 4 टीमों में डिवाइड होकर इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। जब महेश को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो महेश पहले तो मैटर को रफा दफा कर देता है कि मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब चूंकि उसके खिलाफ कोई ठोस इन्वेस्टिगेशन प्रूफ नहीं थे तो पुलिस ज़बरदस्ती उसको रख भी नहीं सकती थी, पुलिस उसको छोड़ देती है। लेकिन उसके बाद
जो उसकी एक्टिवा है वो वहाँ पर एक स्टेशन है, नौलखा स्टेशन, वहाँ पर कविता की स्कूटी मिल जाती है और वहाँ से कॉल जाता है कि सर यहाँ पे एक स्कूटी है जो लावारिस हालत में पड़ी हुई है और 6 दिन हो गए हैं, ये 30 अगस्त की बात है कि 6 दिन हो गए हैं और स्कूटी जो है वो लावारिस हालत में पड़ी हुई है। अब स्कूटी जब है वो कब्जे में ली जाती है, पुलिस कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद जब उससे पूछी जाती है, जो वहाँ पर पार्किंग देख रहा होता है, जब उससे पूछा जाता है उसको फ़ोटो दिखाई जाती है, फ़ोटो दिखाई जाती है महेश की, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अगर डाउट था तो वो महेश पर था। तो जब महेश की जब फ़ोटो दिखाई जाती है तो वो जो पार्किंग वाला जो पर्ची काटता होता है वो पहचान लेता है। तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे याद है कि ये वही इंसान है। तो वो बताता है कि सर मेरी जो उसकी जो है वो लड़ाई हुई थी महेश के साथ में, किस बात को लेकर कि उसने बोला कि उसका जो लॉक मत करना, लॉक करने से क्या होगा कि जो आसपास अभी और भी गाड़ियाँ आती हैं उनको मूव करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए लॉक मत करना इसको, ताकि मैं आगे पीछे इसको कर सकूँ। इस बात पे उसकी लड़ाई होती है। तो कहता है जब इसलिए मुझे याद है क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से लड़ा था और ये लॉक करने के फेवर में नहीं था। तो पुलिस को एक चीज़ और पुख्ता पता चल जाती है कि यही बंदा है। उसके बाद जब पुलिस आसपास एरिया सर्च कर रही होती है तो महेश की बुटीक के सामने एक इलेक्ट्रिक शॉप है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। जब वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा देखने जाती है तो वहाँ पे एक चीज़ और पता लगती है कि जो सामने बुटीक वाला महेश है वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए आया था 2 दिन पहले। पुलिस को भी ये ताज्जुब होता है कि आखिर महेश क्यों आया था। फिर पुलिस को पुख्ता क्लियर हो जाता है। अब जब इतनी सारी चीज़ें पुलिस को क्लियर हो जाती हैं तो फिर वो महेश को अरेस्ट करती है। जब महेश को अरेस्ट करती है और सख्ती से पूछा जाता है तो महेश अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उसके बाद वो पूरी घटना बताता है। वो पूरी घटना बताता है कि कविता मेरे पास आई थी और चूँकि कविता पर मेरा दिल आ गया था, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, मैं उसको एक बार हासिल करना चाहता था, तो इसलिए मैंने उसको बोला। और मेरे ही घर के पास मेरा एक फ्रेंड है, उसका फ्लैट है जो खाली पड़ा हुआ था, तो मैं उसको, जब वो मेरे पास सूट लेने आई तो मैंने उसको बोला कि सूट तो मेरे गोडाउन में है। तो वो कहती है कि मुझे दे दो फिर, और मुझे लेट हो रहा है। तो महेश बताता है कि मैं उसको उस गोडाउन उधर लेकर गया और जब लेकर गया तो फिर मैंने वहाँ पर उस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कविता इतनी ज़्यादा डिफेंसिव थी कि मैं उस पर काबू ही नहीं पा रहा था। इसलिए जो पास में रॉड पड़ा हुआ था उससे मैंने उसके सर पर जोर से वार किया। जब जोर से वार किया तो वो घायल होकर गिर गई। जब वो गिर गई तो उसके बाद फिर मैं घबरा गया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसलिए फिर मैंने कटर से उसकी बॉडी के पार्ट्स किए और उसके बाद उसको बोरी में भर के नाले में फेंक दिए। अब जब ये चीज़ें होती हैं तो पुलिस क्लियर कर देती है कि हमने क्रिमिनल को पकड़ लिया है। उसके बाद चार्जशीट दाखिल होती है। चार्जशीट के बाद जो पुलिस केस को कोर्ट में जब लेके जाती है, जिस दिन उसको लेकर जाया जा रहा था, चूँकि एक रूल है कि जब तक कोई इंसान क्रिमिनल साबित नहीं हो जाता है, जब तक उसकी सज़ा डिसाइड नहीं हो जाती है, तब तक उसका फेस, क्रिमिनल का फेस नहीं दिखाया जाएगा। तो जब पुलिस उसको लेके जा रही होती है महेश को, तो उन्होंने पूरा कवर अप किया होता है। लेकिन जैसे ही मीडिया के सामने महेश आता है, महेश अपनी जो पट्टी है वो हटा देता है और कहता है कि मुझे इन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे से जुर्म कबूल करवाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर जो मीडिया है या जो जनता है वो एक बार फिर भड़क जाती है। उनको समझ नहीं आता कि पुलिस आकर क्या कर रही है, क्योंकि पुलिस है, पुलिस एक साइड उसके घर वालों पर भी डाउट कर रही थी, उसके हस्बैंड पर, उसकी मदर इन लॉ पर। रीज़न ये था कि उन्होंने 24-24 घंटे उनसे पूछताछ की, तो लोगों को लगा कि हो ना हो हस्बैंड और सास ही हैं जो मर्डरर हैं। एक तरफ महेश से पूछताछ चल रही थी। अब पुलिस तो डिक्लेयर कर चुकी थी कि हमने कातिल को पकड़ लिया है, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था, चूँकि महेश ने मीडिया के सामने बोल दिया था। उसके बाद कोर्ट में ले जाया जाता है, केस चलता है और उसके बाद 2018 में कोर्ट महेश को बाइज्जत बरी कर देता है
और बरी करने के पीछे रीज़न ये देता है कि पुलिस वालों के पास पुख्ता सबूत नहीं है कि महेश को क्रिमिनल साबित कर सके। सिर्फ वहाँ पार्किंग प्लेस में स्कूटी को पार्क करना या वहाँ पर फुटेज मांगने जाना, यही सबूत काफ़ी नहीं होते हैं एक इंसान को क्रिमिनल साबित करने के लिए, क्योंकि किसी ने भी कविता को उसके साथ जाते हुए नहीं देखा, किसी ने भी कविता को उसके फ्लैट पर जाते हुए नहीं देखा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के कोर्ट जो है वो महेश को बरी कर देती है। जब महेश को बरी किया जाता है तो जनता में और ज़्यादा आक्रोश आ जाता है और वो लिटरली भड़क जाते हैं और जस्टिस फॉर कविता के नाम से वहाँ पे कैंडल मार्च भी निकाला जाता है। लेकिन अभी तक यही है कि कातिल महेश ही है, लेकिन महेश के खिलाफ पुख्ता सबूत ना होने की वजह से आज वो आज़ाद घूम रहा है। देखते हैं कि ये कड़ी सुलझ पाती है या महेश बाइज्जत बरी ही रहता है। ये थी पूरी वारदात। आप इस वारदात के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाते हैं कई बार। और उसके बाद अब बात आती है सवाल की। मैंने पिछला सवाल आपसे पूछा था कि हमारे इंडिया में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो उसका आंसर है जोधपुर। जोधपुर एक शहर है जिसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये था जवाब। अब आज का सवाल ये है कि हमारे देश में बच्चों की मजदूरी करने के लिए एक एज डिसाइड की गई है 14 साल। ये हम सब जानते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे लेबर नहीं कर सकते, मतलब वो मजदूरी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो अधिनियम है ये किस ईयर पारित हुआ था, किस साल में इस अधिनियम को पारित किया गया था, सवाल ये है। आपने सिर्फ उस ईयर का कंफर्म ईयर बताना है। सोचिए, सर्च कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।